नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका अपने YouTube परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं और करते हैं स्टार्ट। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास करंट के साथ। करंट के कुछ टॉपिक मैं लेकर आया हूं, 5 टॉपिक लेकर आया हूं। पांचों टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखो, करंट पढ़ना ऑप्शन टाइप में पढ़ने से याद नहीं रहता है। जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में आसपास की चीजें की जानकारी ना हो, वो टॉपिक सही तरीके से आपके दिमाग में नहीं बैठता है। इसमें बात करूं, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बात करता हूं। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जो बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया, अध्यक्ष कौन है, परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग का काम क्या है, अध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकता है, इस तरह की चीजें जब मालूम होगी आपको तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखते। परिसीमन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में, किस आर्टिकल में बच्चों, अनुच्छेद 82, 82 में, अनुच्छेद 82 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी जो 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि बनाकर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण करेंगे, यानी उनका सीमांकन करेंगे। सीट घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, सीटों का जो क्षेत्र होता है, जो भूगोल होता है सीटों का, कि कोई लोकसभा किस एरिया तक जाती है, उस एरिया तक कैसे जाएगी, यानी जातिगत और धार्मिक और विकास और गैर विकास की असमानताओं को समायोजित करने के लिए, उन असमानताओं को समाप्त करने के लिए, ताकि एक तरह के लोग एक लोकसभा में रह सकें। यानी एक प्रकार से सही समायोजन के साथ सीटों का भौगोलिक निर्धारण करना ही परिसीमन आयोग का कार्य होता है। सीटों की संख्या घटना या बढ़ाना अलग कार्य है, वो संविधान में संशोधन करने के बाद ही संभव है, लेकिन परिसीमन आयोग ऐसा नहीं। परिसीमन आयोग संसद विधि बनाकर करती है। परिसीमन आयोग का काम मैंने आपको बताया कि लोकसभा और क्या बच्चों, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की जो संख्या है किसी राज्य में, विधानसभा जितनी है वो उतनी ही रहेगी, उसके भूगोल की सीमाओं का निर्धारण दोबारा से कर दिया जाएगा। मान लिया कोई आज ए नाम की विधानसभा है, ए नाम की कोई विधानसभा है, उस ए नाम की विधानसभा के आसपास कुछ जातिगत समीकरण बिगड़ गए हैं या धार्मिक समीकरण बिगड़ गए हैं, तो उनको सही तरीके से करने के लिए, सही तरीके से समायोजन करने के लिए हो सकता है कि एक में कुछ एक्स्ट्रा गांव जोड़ दिए जाए, कुछ एक्स्ट्रा क्षेत्र जोड़ दे और कुछ क्षेत्र बाहर कर दिया जाए। तो ये होता है परिसीमन। प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसा प्रावधान किया गया है। अभी ये आयोग चर्चा में क्यों रहा, मैं आपको बताता हूं। ये आयोग चर्चा में क्या रहा, एक तो आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद किसमें इसका प्रावधान किया गया है, 82 में, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का प्रावधान है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया था। उस परिसीमन आयोग ने अभी मई 2022 में अपनी सिफारिश पेश करी है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्निर्धारण जो अधिनियम 2019 है, उसके तहत जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू के 2 हिस्से कर दिए गए, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की स्थिति संविधान के अनुसार वही है जो दिल्ली की स्थिति है, यानी विधानसभा वाला राज्य। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर के लिए सीटों का निर्धारण करने के लिए यह परिसीमन आयोग बनाया गया है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्य, मणिपुर, नागालैंड, असम
और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों के लिए भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए सिफारिश पेश कर दी गई है। अब जो परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के लिए बना था, पहले वो देखते हैं इसने क्या प्रावधान किए हैं, इस परिसीमन आयोग ने प्रावधान क्या किए हैं वो देखते हैं। J&K के लिए आप भली भांति जानते होंगे, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर भी है, जो पाकिस्तान का कब्जे वाला हिस्सा है, उसे POK कहते हैं। 24 सीट तो पहले परिसीमन आयोग से पहले 24 तो थी पाक अधिकृत कश्मीर में, याद रहेगी बात। 4 सीटें थी लद्दाख में, कहां पर, लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें थी, और 24 कहां थी, आपका उसमें थी, क्या नाम आपका, पाक अधिकृत कश्मीर में। कितनी होगी, कुल 28 सीट होगी। कितने, कुल 28 सीटें होगी। ये जो लद्दाख है वो पाक अधिकृत कश्मीर। अब जो हिस्सा बचा वह हिस्सा केवल जम्मू कश्मीर का बचा, जहां विधानसभा का निर्धारण करना था। पाक अधिकृत कश्मीर में अभी भी 24 ही है, लद्दाख बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां विधानसभा नहीं है, तो ये सीटें समाप्त कर दी गई। अब कितनी विधानसभा सीटें निर्धारित करी गई हैं, ध्यान रखना बच्चों, 90 सीट अब निर्धारित करी गई हैं। कितनी, 90 सीटें। वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल विधानसभा सीट 90 होंगी। 7 सीट बढ़ाई गई है, 83 थी पहले, 83 प्लस 4 लद्दाख वाली कितनी होगी, 87 और प्लस 24, 7 और 4 11, 9 और 2 11। यह विधानसभा सीट थी पूरे जम्मू कश्मीर में। अब क्या कर दिया गया है, लद्दाख की तो खत्म हो गई है, अब 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 7 सीट, इन 7 जो सीटें बढ़ाई गई हैं, तो कुल मिला कितने हो गए, अब 90 सीटें विधानसभा की हो गई हैं। कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष कर दिया गया है। आप जानते हैं पहले कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का था। और 2 सीट जम्मू कश्मीर में महिलाओं को नियुक्ति करता था राज्यपाल वहां का, पर वो समाप्त कर दिया गया, प्रावधान अब वहां नहीं है। तो 5 साल का कार्यकाल है। कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 9। ये जो लोकसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में वो बच्चों 5 है। कितनी है, 5। जो लद्दाख में वो 1 सीट अलग से है। पहले 4 सीट थी पूरी जम्मू कश्मीर में, अब 6 हो गई लोकसभा सीटें वहां। 5 जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख की सीट है। तो आप जानते होंगे बच्चों, हमारी जो लोकसभा है उसमें 552 मैक्सिमम लोकसभा सीट हो सकती हैं। चुनाव 543 के लिए होता था, 2 मेंबर मनोनीत होते थे, तो कुल मिला के 545 सीटें होती थी। 7 सीट खाली रखी गई थी, 2 थे मनोनीत, तो कुल कितनी थी, 7 सीट खाली रखी गई। जो 7 सीटें जो खाली रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी कि कई बार बीच में कोई राज्य गठन, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला आया सामने, तो वहां सीट बढ़ानी पड़गी। अगर मान लिया 545 सीट ही होती, तो अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता, पर अभी नहीं, क्योंकि प्रावधान पहले से कि मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा किया गया था कि कोई राज्य बनता है बीच में, कोई केंद्र शासित राज्य बनता है, तो वहां सीट बढ़ाई जा सकती है, कटाई जा सकती है, तो इसलिए 552 का प्रावधान किया गया था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में नई परिसीमन आयोग ने सिफारिश कर दी है। 90 विधानसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटें हैं। लद्दाख के लिए 1 लोकसभा सीट है, यह आपको ध्यान रखना है। 9 सीटें, पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 9 सीट है बच्चों, वो एसटी के लिए आरक्षित करी गई हैं। पहले एसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इस बार एसटी के लिए प्रावधान कर दिया गया है। तो विधानसभा में क्या है, 9 सीटें रखी गई हैं विधानसभा में, यह आपको याद रखना है। 47 सीट जो है, देखा 47 जो सीटें हैं, ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा, जो कश्मीर घाटी बोलते हैं जिसको, वहां पर है। जो 43 सीटें हैं बच्चों, वो सीटें जम्मू वाले भाग में,
जम्मू में कितनी है 43 और कश्मीर घाटी में कितनी है 47 सीटें हैं। ये प्रावधान नए चुनाव आयोग, इस परिसीमन आयोग ने कर दिया है। अब जो परिसीमन आयोग है, इस परिसीमन आयोग जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया, उसका अध्यक्ष कौन है? उसकी अध्यक्ष महिला है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष बन सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही बन सकता है। बस सुनिए, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष बन सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही बन सकता है। इसमें अध्यक्ष जो है इसकी वह है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष है परिसीमन आयोग की। रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष है। परिसीमन आयोग में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। कैसे होते हैं? पदेन। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर कोई दूसरा अन्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य बन सकता है, एक मेंबर। मुख्य चुनाव आयुक्त या तो वो बनेगा, अगर वो नहीं बनना चाहता है तो उसके द्वारा नियुक्त जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से एक मेंबर बन सकता है। दूसरी बात, जिस राज्य के लिए परिसीमन आयोग काम कर रहा है उस राज्य का जो चुनाव आयुक्त है वो चुनाव आयुक्त भी परिसीमन आयोग का मेंबर होता है। इसके अलावा जिस राज्य में परिसीमन होता है उस राज्य की जहां जिस लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन किया जाता है तो उस क्षेत्र के सांसद और विधायक को भी इस मेंबर के सामने, इस आयोग के सामने अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, ताकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने समीकरणों को सही कर सके। ये एक तरीका, हालांकि जो मैंने आपको बताया कि अपने समीकरण सही कर सके तो ये तो राजनीतिक मामला हो गया है, लेकिन परिसीमन आयोग बनता ही इसलिए अगर देखा जाए तो कि वास्तव में जातिगत समीकरण और जो सांप्रदायिक समीकरण है वो साधे जा सके। पर इसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल क्या होता है? चकबंदी, कि बिखरे हुए चकों को एक साथ कर देना, ऐसी परिसीमन होता है। जनसंख्या कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, इस तरीके से उसको करना, ये होता है बात। चलिए, तो ये उसकी अध्यक्ष है समय। परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें इतिहास की तो सबसे पहले परिसीमन आयोग, जो पहला परिसीमन आयोग था वो अधिनियम तो 1952 का है। अधिनियम 1952 याद रखना आपको। 1952 में पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था। दूसरा 1962 का एक्ट है, गठन हुआ था 1963 में। तीसरा 1972 का एक्ट है, अधिनियम है, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, और गठन हुआ है बच्चों 1973 में। यानी 51 की जनगणना के आधार पर ये, 61 की जनगणना के आधार पर ये, 71 की जनगणना के आधार पर ये, 1981 की जनगणना के बाद नहीं बनाया गया, 1991 की जनगणना के बाद नहीं बनाया गया। फिर चौथा परिसीमन आयोग बना 2002 में। 2002 में गठन भी इसी वर्ष हो गया था इसका। इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो 4 परिसीमन आयोग तो राष्ट्रीय स्तर बन चुके हैं जिन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण सभी राज्यों के लिए किया है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बनाया गया था अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले ही, तो उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो ये परिसीमन आयोग था। इसके बारे में जो आपको बातें ध्यान रखनी है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 82 82 में है। कितने राष्ट्रीय स्तर के परिसीमन आयोग बने? 4 बन चुके हैं। अभी हाल में किसके लिए बना था? जम्मू कश्मीर और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बना था। अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है। परिसीमन आयोग के जो गठन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति इस सिफारिश को, अगर सिफारिश केंद्र के लिए तो संसद में, और सिफारिश राज्यों के लिए तो राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को सौंपता है। ठीक। वर्तमान में जो परिसीमन बनाया गया था जम्मू कश्मीर, उसके अध्यक्ष रंजना देसाई, रंजना प्रकाश
देसाई, जो कि महिला न्यायाधीश हैं, वो उसकी अध्यक्ष थी। चलिए, ये तो था आपका, देखो मैटर बहुत है लेकिन इतना ही बताना उपयुक्त होगा करंट के संदर्भ में। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बच्चों दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच एक NCRTC ने, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये कंपनी है, इसने दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच लगभग 80-90 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है वो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टार्ट किया। एक ट्रेन है, ये एक सिस्टम स्टार्ट किया, ट्रेन चलेगी आपको, पहली ट्रेन सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुर तक आएगी। जो ट्रेन बन रही है ये सावली गुजरात में बन रही है। जो ट्रेन इस ट्रांजिट सिस्टम पर चलाई जाएगी वो ट्रेन पूर्णतः मेक इन इंडिया है, और ध्यान बच्चों गुजरात के सावली नामक स्थान पर बन रही है। पूर्णतः मेक इन इंडिया, पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है, जो कहां बन रही है, गुजरात के सावली में बन रही है। अच्छा, दूसरी बात, जो ट्रेन इसके तहत चलाई जाएंगी उन ट्रेनों की जो गति होगी वो मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे अधिक ट्रेन भारत में अभी नहीं चलती है, और ये ट्रेन 5 से 8 सेकंड के बीच में यह गति प्राप्त कर ले करेगी। स्वदेशी तकनीकी से बनी है, सावली गुजरात में बन रही है, इतनी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड है ना। कहां से कहां, सराय काले खां से मेरठ के बीच चलाई जाएगी पहली ट्रांजिट। तो ऐसी कई ट्रेनें बना दी गई हैं, 20 से अधिक ट्रेनें जो बन चुकी हैं। दुहाई एक जगह पड़ती है, दुहाई गुजरात, उसमें गाजियाबाद में, वहां पर एक डिपो बनाया गया, उस डिपो में इनका संचालन होगा डिपो से, और वहीं इनकी मरम्मत हो करेगी। तो RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है अक्षेत्र दिल्ली का जो आसपास जो इलाका है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना जाएगा। अब ट्रेनें लगातार दिन में आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी पूरे दिल्ली से। अगर आपको मैं बताऊं, पूरे दिल्ली से, जैसे आपका ये दिल्ली है, ये दिल्ली का इलाका है, पूरे दिल्ली से रैपिड सिस्टम ऐसे निकाले जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप, इस तरीके से। आज तो मेरठ के लिए बना है ये, सरकार की यह अवधारणा है, जो NCR बनाया था उसके पीछे यह अवधारणा थी कि लोग बाग दिल्ली में तो काम करें और दिल्ली से बाहर रहें। हो रहा उल्टा, लोग बाग NCR में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली पर बोझ बढ़ रहा है जनसंख्या का, कि दिल्ली सरकार के पास अपने खाद्यान्न नहीं है, इतनी खेती नहीं होती है, अपनी बिजली नहीं है, अपना पानी नहीं है, दिल्ली के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसे सब चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। तो दिल्ली से लेकर पूरे रीजनल तक RRTS बनाए जाएंगे, रैपिड सिस्टम बनाया जाएगा, और दिल्ली से बाहर लोग, जैसे मेरठ के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के लोग हैं, शामली के लोग हैं, इधर के लोग हैं, वो मेरठ और मेरठ से सीधा दिल्ली काम करेंगे और शाम को वापस, काम किया सुबह चले गए, फिर शाम को वापस अपने घर आ गए, ताकि दिल्ली पर रहने वाली जनसंख्या का बोझ कम हो सके। तो पूरा दिल्ली से पूरा बाहर ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां लग रहा है, असम, आसाम की, असम, आसाम बोलते हैं, आसाम की, असम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, असम बोलते हैं, वैसे तो आसाम लिखते हैं, असम बोलते हैं उसको। असम के जोराहाट में, कहां पे, असम के जोराहाट में लगाया जा रहा है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जा रहा है। पहली बात, हरित हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वास्तव में क्या है आप जानते होंगे। भारत के जो केंद्र सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन कंसेप्ट दिया है, तो बहुत पहले से ग्रीन हाइड्रोजन का है, बहुत पहले से, पर उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात करी है। वास्तव में क्या है, देखो ये जल का एक अणु है H2O, इस जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, क्या करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इस जल का
इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें विद्युत को प्रभावित करके, जल के अंदर विद्युत को छोड़कर उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वो करके इस जल से हाइड्रोजन कण को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे। जब ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी तो हम इस हाइड्रोजन को स्टोर करके, स्टोर करना सबसे कठिन कार्य है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सिलेंडर में स्टोर करके रखना यह बहुत मुश्किल काम है, फिर भी नई तकनीकी है इसमें कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को स्टोर करके उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो हाइड्रोजन ईंधन। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी इस पानी का जो हम करंट फ्लो करेंगे इस पानी में, वो करंट कहां से आएगा? अगर वो करंट हम मान लिया एनटीपीसी से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कोयले से, तो कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तव में जो हम करंट इस पानी को देंगे वो करंट हमारा अक्षय ऊर्जा से आना चाहिए। किससे? अक्षय ऊर्जा। अक्षय मतलब होता है जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे आपका सोलर ऊर्जा है, बायोगैस है ना, इनसे आना चाहिए। तो हम जो इसमें करंट फ्लो करेंगे वो करंट हमारा जो आना चाहिए वो कचरे वाली बिजली से आए, बायोगैस से आए, या फिर आपका किससे आए? वो सोलर सिस्टम से आए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी हम उसको पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तब हाइड्रोजन को अलग करते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्युत यहां पर हमने गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करी है और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमने हाइड्रोजन अलग कर लिया है, ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। कहां लग रहा है पहला प्लांट? असम के जोराहाट में। असम के जोराहाट में। जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन का उसमें मान सबसे अधिक होता है। उसमें मान सबसे अधिक का मतलब ये होता है बच्चों, उसमें मान सबसे अधिक का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जो कार्बन निकल का जो गुण है वो बहुत बढ़िया है। हाइड्रोजन बिल्कुल भी कार्बन स्रावित नहीं करता, कार्बन फ्री ईंधन है ये। जब कार्बन नहीं निकलेगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना यह बहुत बड़ी चुनौती है। गाड़ी में अगर सिलेंडर रखा हुआ है हाइड्रोजन का, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं। जब सीएनजी या एलपीजी का सिलेंडर फटता है तो कुछ पहले आग लगती है, तो आपको समय मिल जाता है बचने का। पर जब यह सिलेंडर फटता है हाइड्रोजन का, तो आपको समय नहीं मिलता है। और आप जानते होंगे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी कौन सा है? हाइड्रोजन है। तारों का मैक्सिमम भाग 71% भाग तारों किससे बनता है? हाइड्रोजन से बना होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम ही क्या बनता है? हाइड्रोजन हीलियम बनता है। तो तारों का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का दो समस्थानिक मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं। नेक्स्ट, 10 गीगावाट क्षमता। 10 गीगावाट क्षमता का मतलब होता है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता रखने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। 10 गीगावाट की क्षमता रखने वाला पहला राज्य भारत का राजस्थान हो गया। अब ये देखो आप, ये मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह इस बात का, राजस्थान की लगभग 32 गीगावाट की कुल मांग है ऊर्जा की। 10 क्या है उसमें? सौर ऊर्जा से। और ऐसा पहला राज्य ध्यान रखना आप, जो अपनी कुल इस 32 का लगभग 55% जो प्राप्त करता है वो अक्षय ऊर्जा से करता है। किससे करता है? अक्षय ऊर्जा से करता है। 55% किससे प्राप्त करता है? अक्षय प्राप्त। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इसमें क्या आ गया आपका? देखो 10 गीगाबाइट तो ये आएगा, गीगावाट तो ये आ गया। इसके अलावा जो बायोगैस है, पवन ऊर्जा है ना, उन सब से भी ये प्राप्त करता है। कौन? राजस्थान। तो अपनी ऊर्जा का 55% अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य राजस्थान है, और 10 गीगावाट तक सौर को पहुंचाने वाला राज्य भी राजस्थान है। सांबा, सांबा जिला है जम्मू कश्मीर का, J&K का। आप जानते हो ये ऐसा जिला है, भारत का पहला जिला, जिसके 100% परिवार आयुष्मान कार्ड धारक हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड आप जानते होंगे,
आयुष्मान कार्ड धारक हो चुके हैं। सांबा पहला जिला है जिसका प्रत्येक परिवार 100% परिवार आयुष्मान कार्ड धारक है। दूसरी बात, सांबा जिले का एक पल्ली गांव है, पल्ली गांव, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। पहला गांव भारत का जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया जा चुका है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस पूरे गांव में सारी ऊर्जा की प्राप्ति सौर ऊर्जा से होती है। ये जो बाकी अन्य अक्षय ऊर्जा हैं, जो अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि आपका अन्य स्रोत है, बायोगैस है और बहुत सारी चीजें हैं, पवन ऊर्जा, उन सबका इस्तेमाल होता है। तो कार्बन न्यूट्रल मतलब है कि इस ग्राम पंचायत ने अपने यहां बिजली जो हम कोयले से प्राप्त करते हैं, यहां हम जल से प्राप्त करते हैं, उस पर निर्भरता को समाप्त कर दिया है। सौर ऊर्जा पैनल, जो भी अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल पूरे गांव में किया जाता है। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत पहली भारत की कौन सी है? पल्ली गांव है। यानी ऐसा कोई भी ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है जिससे कार्बन निकलता हो, तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपकी कौन सी है? पल्ली गांव है। कहां का? सांबा जिला। और सांबा जिला कौन सा? आयुष्मान कार्ड 100% हो चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, इन 6 के बारे में आपको बहुत सा डिटेल बता दिया। देखो बच्चों, डिटेल के साथ पढ़ोगे तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखोगे ना, आपको जो ऑप्शन देखोगे आप, तो आपको वो ऑप्शन अपने आप पहली बार दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। आपको एक बार अगर आपने हमारे साथ पढ़ लिया इस डिटेल में, आपने वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लिया, तो 100% इस बात की गारंटी है बच्चों कि आप उसके बाद ना पढ़ो, भले ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो स्ट्राइक 100% करेगा आपके दिमाग में। हाँ यार, सांबा मैंने पढ़ा था भाई, सांबा में आयुष्मान भी था और सांबा में पल्ली गांव भी था। हाँ, मैंने पढ़ा था परिसीमन आयोग, सर ने बताया कि 4 बार बना परिसीमन आयोग। अच्छा, 1 बार तब बना, 1 बार तब बना। तो ऐसी बात है। अच्छा, किस आयोग, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 82 में है। इस तरह का ये आपको बातें याद रखनी है ना। इसी तरीके से और अन्य 5-6 टॉपिक पर डे मैं आपको कराता रहूंगा। तो जब हम इतने टॉपिक कर लेंगे पर डे के हिसाब से, 4-5 टॉपिक हमने करंट में कर लिए हैं, तो सोचिए आपका कितना लाभ होगा। इस तरीके से आप डिटेल में पढ़िए चीजों को। डिटेल में जब तक नहीं पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं बैठेगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी क्लास, ऐसा तो है नहीं कि पसंद नहीं आई होगी, 100% पसंद आएगी बच्चों, हम जानते हैं आप, है ना। चलिए ठीक है, ये तो थी हमारी किसी क्लास, करंट अफेयर क्लास। इसके अलावा इतिहास की क्लास, हिंदी क्लास, है ना, ये लगातार चलती रहती है, तो उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।